एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की जुबानी, भाग 21 में हम आ पहुँचे हैं और कहानी चल रही है 1971 से 1973 बीएससी ऑनर्स के मेरे बैच की, जो कि रबर बैंड को जिस तरह से हम खींचते हैं और उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसी तरह से वो सेशन भी खींचता गया और वो 1973 की परीक्षाओं के अंतिम परिणाम 1975 में ही हमें मिल पाए प्रारंभ के अंदर में। तो उस पूरे दौरान संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी चला, उसके अंदर में भी भागीदारी रही और बहुत सारा पढ़ने का भी समय मिला, बहुत सारा पढ़ा भी हमने और परीक्षा की तैयारी भी हमने की। यानी हमने पढ़ाई भी की और परीक्षा की तैयारी भी की। ये सिलसिला बहुत पुराना है कि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो, अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप परीक्षाओं में अच्छा करें। और अगर इसी तरह से अगर परीक्षाओं में अच्छा आप कर रहे हैं, आपने किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी। लेकिन दोनों अगर हो जाए, खूब अच्छी पढ़ाई भी हो जाए और खूब अच्छी परीक्षा की तैयारी भी हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। तो मेरा सौभाग्य यही रहा कि मुझे ये दोनों ही चीज़ें करने का पर्याप्त अवसर मिला बीएससी ऑनर्स के अंदर में, और मैंने उस अवसर का पूरा फ़ायदा भी उठाया। परीक्षा की तैयारियां दो प्रकार की मैं आपको कहूँगा। एक तो जो सैद्धांतिक जो थ्योरेटिकल 4 पेपर्स हमारे हुआ करते थे उनकी तैयारी, और फिर जो लैब्स हुआ करते थे, 2 पेपर हमारे लैब्स के होते थे, यानी 200 नंबर हमारे एक्सपेरिमेंट से आने थे और 400 नंबर हमारे थियरी से आने थे। तो दोनों की तैयारी की अलग अलग और उसकी योजना और उसका कार्यान्वयन ये मैंने उस समय में किया। तो जो 4 थ्योरी के पेपर्स थे उसके लिए तो पटना विश्वविद्यालय के फिजिक्स ऑनर्स में पिछले सालों के प्रश्न पत्र जमा करना, ये उसका पहला चरण था और आसान था, मुश्किल कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे बैच के जितने विद्यार्थी थे वो सब इसके पीछे पड़े हुए थे और सीनियर्स ने भी, हमारे से जो सीनियर क्लास में थे 1 साल आगे वाली क्लास में, उन्होंने भी यही सब धंधे किए हुए थे। तो उनमें से जो लोग अच्छे लोग थे, जिनके अच्छे रिजल्ट्स हुए थे, उनको ढूंढ डांड करके और उनसे ले करके और हमारे पूरे बैच के पास ही वो सारे पुराने प्रश्न पत्र थे। तो एक प्रश्न पत्र के अंदर में जो 4 पेपर हमारे हुआ करते थे, तो प्रत्येक पेपर में हमारे को 6 सवालों के उत्तर देने होते थे और शायद 8 सवाल आते थे जिनमें किन्हीं 6 का उत्तर देना है, इस प्रकार का कुछ हुआ करता था। तो हर साल के प्रश्न पत्र उठा करके और जो प्रश्न आए हैं उनको हम लिखते चले गए, और कहीं कोई डुप्लीकेशन हुआ तो फिर उसको दोबारा नहीं लिखा। वही सवाल अगर 2 बार या 3 बार मिल गया तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसा करते हुए हमने एक पूरी लिस्ट बनाई कि कौन कौन से सवाल कभी भी, जितने सालों के हमारे पास प्रश्न पत्र हैं उनमें कभी भी कौन कौन से सवाल आए हैं, उनकी पूरी लिस्ट, पूरी सूची हमने बनाई। और मज़े की बात ये हुई कि ये पूरी सूची 15, 16, 17 कितने सालों के पेपर हमने इकट्ठा किए थे, लेकिन इस पूरी सूची में प्रत्येक पेपर में किसी में 22 प्रश्न, किसी में 23 प्रश्न या 24 प्रश्न ऐसे ही बने। उन्हीं 24 प्रश्नों में से हर वर्ष प्रश्न पत्र बना करते थे और कभी ये वाला सवाल, कभी वो वाला सवाल, 8 सवाल उनको उठाने हैं तो उसी 24 में से वो 8 उठते रहे हैं। तो ये वहाँ पे एक दृश्य था। और चूँकि 3 घंटे का पेपर होता था तो 3 घंटे में हमें 6 उत्तर लिखने हैं, तो प्रत्येक उत्तर के लिए 30 मिनट का समय होता था और इसलिए एक 27-28 मिनट के अंदर वो पूरा हो जाना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी के अनुसार वो जो 23-24 प्रश्न बने हैं प्रत्येक पेपर में, उसमें से हर एक का और क्या मैं सबसे अच्छा उत्तर लिख सकता हूँ 27 मिनट में, वो तैयार करके और उसको फाइनलाइज करके उसका फिर अभ्यास करना। और अभ्यास कैसे किया मैंने? बाकायदा घड़ी बगल में रख करके
और जिस तरह परीक्षा के अंदर में मैं जल्दी जल्दी लिखूँगा, उसी तरह जल्दी जल्दी लिखता हुआ, चाहे कितनी भी खराब हैंड राइटिंग हो, बस पढ़ी जाना चाहिए। और बड़े बड़े अक्षर हो जाएं तो कोई बात नहीं है, बस पढ़ा जाना चाहिए। और फटाफट 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 लिखते हुए, और ये पैराग्राफ यहाँ तक का लिखने में मुझे 5 मिनट लगा और वहाँ तक पहुँचने में मुझे 9 मिनट लगा, और अब 17 मिनट में मैंने इतना लिख लिया। ऐसा बीच बीच में उस पर लिखते हुए कि हाँ यहाँ तक का 7 मिनट हो गया, यहाँ तक का 17 मिनट हो गया, ऐसा करते हुए 27 मिनट के अंदर में पूरा हो जाना चाहिए। इसका अभ्यास बार बार अभ्यास किया। सारे प्रश्नों के उत्तर रट गए। इतनी बार लिखा अपने लंबे लंबे रजिस्टर्स के अंदर में, इतनी बार लिखा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो रट गया कि 27 मिनट में ये लिखना है अपने को, ये पैराग्राफ लिखना है, ये इक्वेशन डिराइव करना है, ये फिगर बनाना है, पूरा एक बिल्कुल स्टैंडर्ड। तो परीक्षा की तैयारी भी बड़े शिद्दत के साथ की मैंने, और प्रश्न पत्र जब आए तो उसका लाभ भी मिला। दूसरी तरफ जो लैब का एग्ज़ाम था, उसकी कहानी बड़ी रोचक हो गई। और रोचक ये हो गई कि लैब्स तो मैंने बहुत की, 2 पेपर्स होते थे, 200 नंबर के परीक्षा होनी थी उसकी। प्रयोगशाला के अंदर में पूरे 2 साल जो हमने प्रयोग किए, वो बहुत मेहनत से और बड़े प्यार से किए, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं किताब में पढ़ता था, जिन चीज़ों की मैं वो इक्वेशंस डिराइव करता था बहुत सारा मैथमेटिक्स करके, वो चीज़ें अपनी आंखों के सामने सचमुच घटित हो रही हैं, और मैं उसको कर रहा हूँ, मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं सेटअप लगा रहा हूँ, और मैं रीडिंग्स ले रहा हूँ, और मैं वहाँ से देख रहा हूँ कि जो मेरे ये बड़े बड़े इक्वेशन जो डिराइव करके रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी वैसा ही रिजल्ट दे रहा है। तो बड़ी सुखद अनुभूति होती थी। और सारे प्रयोग जो थे, सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे हमारे सिलेबस के अंदर में, वो सारे मैंने किए और बहुत अच्छी तरीके से किए। तो ये तो सीखने वाला पार्ट हुआ, वो सीखा मैंने, एक्सपेरिमेंट्स करना सीखा मैंने, एक्सपेरिमेंट्स में जो एक्यूरेसी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, वो सीखी मैंने। प्रयोग करते समय किस प्रकार से हमें अलर्ट रहना होता है, वो सीखा मैंने। कैसे कैसे हम लोग उसको सेटअप को जोड़ते हैं जिससे कि हमारा प्रयोग सफलतापूर्वक हो सका, वो सब कुछ सीखा मैंने। सीखने की प्रक्रिया अलग, परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया अलग। इस सिद्धांत पर चलते हुए अच्छी से अच्छी लैब की परीक्षा की तैयारी कैसे होगी, तो मेरे बैच में सभी लोग क्या करते थे कि पता नहीं बहुत जमाने से, कभी 7-8 साल 10 साल पहले कि कुछ प्रैक्टिकल की पुस्तिकाएं, मेरे बहुत जो सीनियर्स की जो पुस्तिकाएं थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी बैच दर बैच, नीचे के बैच पीछे के बाद वाले बैच को वो प्रेषित हो जाते थे, वो मिल जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाते थे। और उस बैच के बच्चे वो जो प्रैक्टिकल की कॉपियाँ थीं, जो बड़ी अच्छी अच्छी कॉपियाँ थीं, जिसमें बहुत बहुत नंबर शायद आए होंगे उन हमारे पूर्वज सीनियर्स को, तो वो डेटा और वो उसमें जो कुछ भी टेबल्स और जो ग्राफ और जिस प्रकार के थे, ठीक वही उस एक्सपेरिमेंट के लिए उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर में और फिर उसको सबमिट करना, ये वहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के अंदर में चला करता था। और वो जो मूल पांडुलिपि थी वो तो शायद कम ही लोगों के हाथ लगती थी, लेकिन हाँ उनसे जो दूसरा प्रोटोटाइप तैयार हुआ अगले बैच वालों ने या जूनियर्स ने जो उससे कॉपियाँ बनाई, वो फिर आगे स्टैंडर्ड के रूप में कि हाँ ये वहाँ से उतारी हुई है तो ये भी उतनी ही अच्छी है, उसी की कॉपी है, तो वो फिर अपने आगे के बैच में उस तरह की भी कॉपियाँ आ गई। और फिर वो भी कहीं पर अगर नहीं मिली किसी को, तो जो तीसरी पीढ़ी की कॉपी है, चौथी पीढ़ी की कॉपी है, वो मिल गई। तो लेकिन कुछ ना कुछ ये कह के कि हाँ ये बड़ी अच्छी कॉपी है और यार ऐसा लिखोगे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, वो पूरे बैच में चलता था और वो बेईमानी मैंने भी कर ली। मुझे भी कॉपियाँ मिल गई वो, और मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खूब सुंदर सुंदर बना ली वैसे ही,
वैसे ही बढ़िया बढ़िया टेबल और सारे डेटा भी उतार लिए, और जो कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा था वो डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, और सब करके और फिर जो सिग्नेचर कराने होते हैं प्रोफेसर से वो भी जा करके करा लिए, और वो भी हो गए। फिर परीक्षाएं शुरू हुई, थ्योरी के पेपर शुरू हुए। तो पहला पेपर हो गया बहुत बढ़िया, खट 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 खट, जैसा अपना प्लान था वैसे 6 प्रश्नों के उत्तर बराबर 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 लिख डाले। दूसरा पेपर आया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, उसमें एक बड़ी मज़ेदार घटना हो गई। 2 ऐसे प्रश्न थे उस प्रश्न पत्र में जिनमें समझो कि एक 12-13 मिनट का जो इनिशियल मटेरियल था, पहले 12-13 मिनट का, वो 2 प्रश्नों में कॉमन था। वो कुछ नॉर्मल मोड्स की गिनती करते हैं, स्टैटिस्टिक्स जब करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स करते हैं, या फिर ये करते हैं जब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को जब डिराइव करते हैं तो उस समय में कुछ वो नॉर्मल मोड्स वगैरह गिनते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोड्स हैं वगैरह। तो वो जो था वो 2 प्रश्नों में वो पार्ट कॉमन मिल गया। हम ऐसे 2 प्रश्न आ गए कि उसमें वो 12 मिनट का पार्ट कॉमन ही था। तो मान लो प्रश्न 2 नंबर पे है और फिर दूसरा प्रश्न 5 नंबर पे है, तो मैंने प्रश्न 2 को तो पूरा हल कर दिया, और उसके तुरंत बाद प्रश्न 5 को हल करना शुरू किया, और उसमें मैंने लिख दिया कि प्रश्न 2 में हमने निकाला है कि, और फिर वहां से वो सीधा इक्वेशन उठा लिया और आगे बढ़ गए। तो इस तरह से हमने पूरे 12 मिनट बचा लिए, और पूरे 12 मिनट बचाने के कारण से जो हमारी ओरिजिनल प्लान था, हमारा ओरिजिनल प्लान जो था कि इस प्रश्न का उत्तर इतना ऐसा लिखना है, उसमें मुझे कुछ और भी जोड़ने की सुविधा मिल गई। तो चूंकि मैंने सीखा हुआ था, केवल परीक्षा की तैयारी नहीं की थी, मैंने सीखा हुआ भी था, तो इसलिए इस अवसर का भी मैं फ़ायदा उठा पाया, और कुछ और भी उसके अंदर में उसी समय में मैं उसको और भी अच्छा पॉलिश करके और अच्छी तरीके से वहाँ पे लिख पाया। तो वो जो पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा नंबर भी मुझे मिले थे, हाईएस्ट नंबर मिले थे मुझे 87, और ऑनर्स के समय पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में 1975 के अंदर में 87 बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक मार्क्स कहे जाएंगे। बाकी के पेपर्स में मेरे को किसी में भी 80 से ज़्यादा नंबर नहीं मिले थे, 80 के अंदर ही अंदर मिले थे। तो ऐसा हो गया था उसके अंदर में। लेकिन प्रैक्टिकल के समय में एक बहुत अलग किस्म की कहानी हो गई। जब मेरे 4 पेपर ख़त्म हो गए तब फिर केवल प्रैक्टिकल के 2 पेपर्स बचे थे, 15-20 दिन के बाद होने थे वो। तब मैंने अपनी ये नोटबुक निकाली और इसको पढ़ना शुरू किया कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो उसी अनुसार फिर सबको याद कर लें ठीक प्रकार से। और वो जब मैंने उस नोटबुक को, अपनी लिखी हुई नोटबुक को, प्रैक्टिकल नोटबुक को पढ़ा, तब मैंने देखा कि उसमें जो डेटा लिखे हुए हैं वो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के डेटा एकदम गलत लिखे हुए हैं। देखकर ही समझ में आया कि नहीं ये तो डेटा है ही नहीं, है तो सही डेटा हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत डेटा है इसमें टेबल्स के अंदर में लिखे हुए हैं। और ऐसा 1-2 में नहीं, कई सारे प्रयोगों के अंदर में वैसा है। तो समझ में आया कि किस प्रकार हम लोग नकल भी करते हैं तो थोड़ा सा भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसलिए पूरी तरह से वो शक्ल बिगड़ जाती है। और हमारे परीक्षक भी नहीं देखते हैं, वो भी बस कॉपी जमा हो गई और देख लिया कि हाँ प्रोफेसर के सिग्नेचर हैं, पास हो गया वो, और आगे बढ़ गए। उसमें भी उन्होंने मार्क्स दे दिए, अच्छे टेबल बनी हुई है, लाल पीले नीले स्याही लगी हुई है, सुंदर सुंदर, तो वो ढेर सारे नंबर उसके अंदर में मिल गए। और ये परंपरा जो है सो आगे चलती जा रही है। ये देख करके तो मैं बिल्कुल अवाक रह गया कि ये कैसी कॉपी मैंने लिखी है और कैसे मेरे प्रोफेसर्स ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये भाग 22 में बताऊंगा।